हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेपी। आज से आपका एक नया सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने चल रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट का। ओके, तो आपका प्रीलिम एग्जाम होने वाला है 20 अगस्त 21 को। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि टोटल आपको 15 से 20 या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतने आपको मॉडल सेट प्रोवाइड कराया जाए। आप अपनी तैयारी को देख सकें कि कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है, किस लेवल तक हो चुकी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको इस मॉडल सेट से पता चल जाएगा। बट इसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप जितना हो सके इस चैनल को, इस वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आपको पता होगा कि अभी आपका ये रिवीजन चल रहा है, तो हिस्ट्री में जब आपने हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ी तो वहाँ पर आपने पता चला था तांबा, स्वर्ण और चांदी। तो ये जो सोना, चांदी और तांबा है इसकी प्राप्ति हुई थी, लेकिन लोहा की प्राप्ति वहाँ पर नहीं हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। कालसी, शाहबाजगढ़ी, गिरनार और मेरठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो खरोष्ठी लिपि में है अशोक कालीन अभिलेख वो दो हैं। एक तो आपका आता है यहाँ पर, सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी, ठीक है, और दूसरा होता है मानसेहरा। तो मानसेहरा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको किस पर टिक करना होगा, शाहबाजगढ़ी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, तो निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है, बोध गया। बोध गया कौन सी जगह है, तो याद होगा आपको कि बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किस दिन प्राप्ति हुई थी, पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो निरंजना नदी है यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर, बोध गया में। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो जो विशेषता का युद्ध था, बीतस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच में, पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। इसमें हालांकि जो विजयी था वो सिकंदर ही था। ठीक है, लेकिन पोरस जो था वो बहुत ही बहादुर था। तो सिकंदर ने पोरस की वीरता को देखा और फिर से जीता हुआ राज्य पोरस को वापस कर दिया और आपस में उन्होंने क्या किया, मिलजुल कर लिया, संधि कर ली। तो इस तरीके से राइट आंसर बीतस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पोरस एंड सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। ठीक है, अब देखो अशोक की जो अभिलेख हैं उसमें 4 लिपियों का यूज किया गया था। एक तो खरोष्ठी थी, ब्राह्मी थी, अरमाइका थी और ग्रीक थी। किसका यूज नहीं किया गया था, तो संस्कृत का नहीं था। तो यहाँ पर असत्य क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर घटनाएं दी हुई हैं और उनके परिणाम दिए हुए हैं। तो जो मार्लो मिंटो सुधार है, मार्लो मिंटो सुधार क्या था, याद रखना ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र था। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन था। चौरी चौरा घटना जो थी वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना था। और डांडी मार्च क्या था, ये नमक का अवैध निर्माण था। तो राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर 3, 1, 2, 5। 3, 1, 2, 5 किस में है, तो देखो यहाँ पर डी में है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर देखो जो 12 मार्च 1930 दिया हुआ है, इस दिन तो इन्होंने कहाँ से, अहमदाबाद से साबरमती तक का जो सफ़र था, डांडी यात्रा करी थी उन्होंने कब, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, साबरमती आश्रम से लेकर अहमदाबाद तक, यानी कि डांडी यात्रा करी उन्होंने 12 मार्च 1930 को। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। तो जो 1857 की क्रांति थी उसको कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर है
हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? तो हंटर आयोग का गठन पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा होगा तभी भी याद रखना, जो हंटर आयोग का गठन था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 1919 में हुआ था उसकी जांच करने के लिए हुई थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ये जलियांवाला बाग है ये हत्याकांड कब हुई थी, तो इसकी डेट याद रखना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और हुआ क्या था इसमें, जो जलियांवाला बाग था इसमें अपने एक भारतीय थे, उनका नाम था हंसराज। ठीक है, इन्होंने डायर को सहयोग किया था। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखना। और इसी की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का या हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो याद कर लेना है आपको। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम टेन्योर जो था या प्रथम अधिवेशन हम कह सकते हैं वो किसके पदावधि में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन जो थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अभी इसके लिए याद आपको क्या रहना चाहिए, मैप याद रहना चाहिए। अगर मैप आपको याद होगा तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना है, नॉर्मली समझने के लिए। तो नेपाल कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा नेपाल हो जाता है। इधर क्या होता है, यहाँ पर उत्तराखंड होता है, इधर उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ पर बिहार होता है, यहाँ बगल में क्या होता है, सिक्किम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो अभी नेपाल की सीमा किस 4 देशों से मिल रही है? तो आपने क्या देखा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। तो इन चारों में से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है। तो नेपाल की सीमा किस राज्य की सीमा नेपाल से कब मिलेगी या कहाँ पर मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है। ठीक है, यानी कि सिक्किम राज्य से। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? अब देखो यहाँ पर शहरी जनसंख्या की बात करिए, अदरवाइज तो आप उत्तर प्रदेश करते कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत है ना, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक कहाँ पर है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? अब देखो बांदीपुर जो है ना ये कर्नाटका में है, तो ये तो गलत हो गया। मानस जो है असम में है, तो ये भी गलत हो गया। रणथंभौर और सरिस्का ये दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में, तो ये सही है। सिमलीपाल इन्होंने दिया है। ठीक है, तो सिमलीपाल कहाँ पर है? ये याद रखना, उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ, सी। तो 13 का राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा था कौन सा जोड़ा सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो मालवा पठार अवस्थित है अरावली और विंध्याचल के बीच में। फिर है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो कहां से कहां नहीं होती है? जो तमिलनाडु के पूर्वी तट क्षेत्र है वहां पर वर्षा नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो तमिलनाडु के पश्चिम घाट पर वर्षा होती है, लेकिन जो तमिलनाडु का पूर्वी घाट है वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा नहीं होती है। तो कैसे याद रखोगे इसको? देखो ये ऐसे हमारा भारत का नक्शा बनता है नीचे का, तो तमिलनाडु यहीं कहीं आता है नीचे। ठीक है, अब ये पड़ता है आपका दक्षिण रीजन। ठीक है, ये पड़ता है पश्चिम रीजन, ये होता है पूर्वी रीजन। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इधर का हुआ। ठीक है, और ये थोड़ा सा किधर पड़ रहा है, पूरब में पड़ रहा है, इसका पूर्वी तट। तो जो तमिलनाडु का पूर्वी तट है वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं पहुंच पाएगा। इस तरीके से आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना की आरंभ कब हुई थी या कब से इसको स्टार्ट किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1993। किस तारीख को हुआ था? तो तारीख भी याद रखना, 23 दिसंबर 1993 में
सांसद स्थानीय विकास निधि योजना की आरंभ किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो टोटल 12 हैं आपकी पंचवर्षीय योजना, इन सब को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सारी पंचवर्षीय योजना तैयार कर लेना, नहीं तो मैं इसकी एक वीडियो डाल दूंगी सभी पंचवर्षीय योजना की, तो कंप्लीट आप वहाँ से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? BN गाडगिल, BK RV राव, PC महालनोबिस या CN वकील, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महालनोबिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस जी जो हैं इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है किससे? ठीक है, तो जो मिशन इंद्रधनुष योजना है ये तिलहन से टीकाकरण, दलहन या कृत्रिम सिंचाई विकसित करने से, तो याद रखना टीकाकरण, ठीक है, किससे? वैक्सीनेशन से, यानी कि टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये करनाल में स्थापित है, याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं NDRI, क्या बोलते हैं? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में स्थापित है। और एक पॉइंट इसमें याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? करनाल में। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1923 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 1989 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना, 1989 में NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। किसका? डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था? NDRI को। कब दिया गया था? 1989 में, ठीक है। तो पॉइंट याद हो गया आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1923 में हुई थी, ठीक है। और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कब कहा गया, या इसकी उपाधि या इसका दर्जा इसको कब दिया गया? तो 1989 में दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? उच्च मुद्रा स्फूर्ति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, ऊंची कच्चे तेल की कीमत। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। यानी कि तीनों ही कारक ये सही हैं, तीनों ही कारक रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं, या केवल 1 और 2, या केवल 3, या केवल 1, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं, यानी कि उच्च मुद्रा स्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, ऊंची कच्चे तेल की कीमत, ये सभी जो हैं ये तीनों ही रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं अकॉर्डिंग टू RBI, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? अब देखो, संविधान की बात आती है तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर, देखेंगे पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी पूरा मैंने कवर करा रखा है, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिट ट्रिक के साथ जो भी जरूरी है उसको मैंने करा रखा है, तो प्ले लिस्ट में आप देख लेंगे, ठीक है। पॉलिटी बाई पूनम मैम, वहाँ पर आप जाकर सर्च कर लेंगे, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे 10-15 वीडियो जो भी होंगी, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, राज्यपाल पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ एवं राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल पद, ठीक है। तो राइट ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ, राज्यपाल पद, ठीक है। क्योंकि जो देखो गवर्नर बनते कहाँ पर हैं? स्टेट में बनते हैं, ठीक है। संघीय लक्षण का मतलब क्या होता है? जो केंद्र के अधीन होता है, यानी कि यूनियन जिसको बोलते हैं, केंद्र और राज्य दोनों का ही वहाँ पर पावर हो, ठीक है, तो वो संघीय लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों हैं, तो यहाँ पर तो होगा ही। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर भी होगा, ठीक है। संघ एवं राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार, तो ये भी है। तो जो राज्यपाल पद है, ये गवर्नर एक्ट जो है, गवर्नर जो है ये कहाँ पर है? ये राज्य में होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री का, या संसद का? तो किसका उल्लेख नहीं था? तो मंत्रिमंडल जो था इसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। तो कब ये ऐड किया गया? तो ये भी याद रखना, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था,
ये भी याद रखना कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया इसको, किसको, मंत्रिमंडल को जोड़ा गया हमारे संविधान में। और इसका प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 में किया गया। किस में किया गया, अनुच्छेद या आर्टिकल 352 में। ठीक है, आर्टिकल 352 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल को संविधान में जोड़ा गया। तो हमारे मूल संविधान में मंत्रिपरिषद था, प्रधानमंत्री था, संसद था, बट मंत्रिमंडल नहीं था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ठीक है, किसके द्वारा किया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा क्या, यहाँ केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ वीडियो में जाकर देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको समझ आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, तो बहुत डिटेल में यहाँ पर मैं चीज़ों को नहीं करा पाऊंगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या स्पष्ट किया किसने किया, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, ये याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो, ये सारे रिट होते हैं। ठीक है, 5 रिट होते हैं हमारे टोटल। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, तो ये तो सही है। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है बी कमांड, तो ये भी सही सुमेलित है। प्रतिषेध, ठीक है, तो प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोविशन, यानी कि मना एक तरीके से, तो ये नहीं होगा, ये सुमेलित नहीं है सही से। अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं को वार्नियो, ठीक है, बाई व्हाट अथॉरिटी, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो मैचिंग किसकी नहीं है, तो प्रतिषेध की मैचिंग नहीं है, टू बी सर्टिफाइड, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सही से सुमेलित नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश का मतलब बी कमांड, अधिकार परीक्षा मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर और क्या बच रहा है, तो प्रतिषेध हो गया, परमादेश हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, लास्ट में क्या बचता है, उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये टोटल 5 हैं। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही मैचिंग नहीं हुई है प्रतिषेध का, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, उत्प्रेषण होना चाहिए था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25 में मैचिंग करना है, ये संस्थान है, ये अनुच्छेद है। ठीक है, जैसे देखो, अब इसमें इस तरीके जब क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाया करो कि अगर इनमें से आपको 1-2 भी आ रहे हैं तो कर पाओगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये अनुच्छेद किस में है, 315 में है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होगा, 315, इसको आपने यहाँ पर टिक कर दिया। ठीक है, वित्त आयोग बहुत ही फेमस होता है, फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल कमीशन से भी आपको याद होगा, वित्त आयोग किस में है, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, सीएजी जिसको हम बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी बोलते हैं, तो ये है 148 में। ठीक है, तो ये भी याद होगा आपको। अब इनमें से देखो, जो नहीं याद होगा वो मैच हो जाएगा। तो प्रशासनिक अधिकरण क्या है, अनुच्छेद 323 से, तो ये मैच कर दीजिए। तो राइट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, थर्ड, सबसे पहले तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है, फिर पहला है। तो तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, एड का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, अक्वायर्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो, डी से हो जाएगा डिफिशियंसी, एस फॉर हो जाएगा सिंड्रोम। ठीक है, तो याद रखना अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है यहाँ पर, तो एक होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट होता है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बोनेट एसे। ठीक है, ये सभी मैंने बायोलॉजी की क्लास में करा रखा है। आप बायोलॉजी में जाएंगे, वहाँ पर सारी जो मानव रोग हैं उनको देखेंगे आप। ठीक है, जो विषाणु के द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा, फंगी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, तो सभी को बहुत ही ट्रिक के साथ करा रखा है, तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, रक्त में टी कोशिकाओं को। ठीक है, तो टी कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, जो स्टार्टिंग में जो बच्चे
यानी कि जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनमें कुल 20 दांत होते ही हैं। बच्चों में कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और जो 28 दांत होते हैं वो किसमें होते हैं? किशोरावस्था तक आ जाते हैं। और जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, ठीक है, जिनमें सभी दांत आ जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं। तो ये सभी बायो की क्लास में मैंने करा रखा है, ठीक है। अभी पूछा गया है कि जो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो आप खुद यहाँ पर दिमाग लगाइए कि जो मोलर है, चवर्णक है, ये ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हम टीथ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो आगे यहाँ पर होता है, ये आपका क्या होता है? ये होता है इंसीजर, ठीक है। इसके बगल में एक एक दांत, ये ऊपर नीचे जो 4 बहुत ही वी शेप में दिखाई देते हैं, ये होते हैं केनाइन, जो फाड़ने का काम करते हैं। इंसीजर क्या होता है? जो काटने का, जैसे एप्पल बाइट करते हैं आप फ्रंट से ही, ठीक है, तो ये काटने का काम करते हैं। प्रीमोलर चबाने का काम करते हैं, ये केनाइन के बगल में होते हैं, ठीक है। और जो मोलर होता है सबसे लास्ट में होते हैं, ये टोटल 12 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ये 12 होते हैं और ये बच्चों में नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कितने हो गए? 8। तो कितने हो गए टोटल? 8 8 16 4 20 10 30 2 32, ठीक है। तो 32 दांत इस तरीके से हो जाते हैं। धावन सोडा क्या है? धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है एक तरीके से। तो ये क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट होता है। यहीं पर अगर NaHCO3 लग जाता तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर बाई लग गया तो खाना खा के जाने के बाद हम क्या करते हैं? बाय बाय करते हैं। तो खाने वाला सोडा कभी मत बोलना, उसमें बाई लग जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धावन सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कलांतर क्या हो? नियत हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तरंग दैर्ध्य जो इनका वेवलेंथ है वो कैसे हो? समान हो। और जो इनमें फेज डिफरेंस कलांतर वो कैसा हो? नियत हो। तब 2 स्रोतों का कला संबंध इनको कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। संट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। संट उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है। धारामापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो धारामापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि धारामापी के श्रेणी क्रम में ना लगाकर समांतर क्रम में संट लगाकर अमीटर को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें असत्य पूछा गया था तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अमीटर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। तो संट ना लगाकर किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में ना लगाकर किस में लगाते हैं? पैरेलल में संट में लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी इसका हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर शुरू हो जाता है मैथ का क्वेश्चंस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, ठीक है। अगर आपको आता है देन ओके है, अदरवाइज देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा क्या है 15 है, 5 1 जा 5 4 जा 20 हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 जा 64 हो जाएगा, 25 4 जा, ठीक है, ये 40 हो गया। इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका क्या है? ये 1/5 है, 1/4 है, ये 1/8 है और ये क्या है 1/40 है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे? सबके एलसीएम ले लें। जैसे यहाँ पर 40 है, ठीक है, तो एलसीएम में अगर आप देखेंगे इसको 40 बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? 5 से। तो ये हो जाएगा 5/40 हो जाएगा ना। ये 4 है तो क्या करेंगे? 10/40 कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। ये 5 है तो इसको क्या कर सकते हैं? 8/40 कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं,
है ना। तो 8/40, 10/40, 5/40, 1/40 ये आपको पता चल गया। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, 1/40। तो 1/40 किसका रिजल्ट आया था, 25/1000 का, यानी कि 25/1000 का। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 25/1000 हो जाएगा। आप इसको डेसिमल से भी निकाल सकते हैं, क्रॉसिंग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रॉस का मतलब इस तरीके से करके निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको ईजी लगता हो उससे आप कर सकते हैं। 32 नंबर है, √37,249 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 3 और 7 दोनों ही हो सकता है। तो इन सब में ही यूनिट डिजिट क्या दे रखा है, 3 और 7। तो यहाँ से तो आप कट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग से ये देखिए यहाँ पर, तो ये किसका हो सकता है, एक तो होता है 18 और 19 दिया हुआ है ना। तो 18 का कितना हो जाएगा, 324, ठीक है। 18 में 324 हो जाएगा, और 19 में कितना होता है, 361 होता है। तो पास में कौन दिख रहा है, इसके 19 दिख रहा है ना। पास में कौन दिख रहा है, 19 दिख रहा है। तो 19 तो हो जाएगा, मतलब ये 18 वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि 361 372 के ज़्यादा करीब है, तो 19 वाला ही लेंगे। अब ये आप कैसे पहचानोगे कि 3 लेना है इसमें कि 7 लेना है। तो यहाँ पर देखो किसका हो सकता है, 3 का हो सकता है, 3 3 जा 9, और क्या हो सकता है, 7 7 जा 49, है ना, यही तो हो सकता है। और यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको 18 या 19 का हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कौन सा लिया, 19 को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 193, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। परीक्षा में 50 में से कितने अंक लाए हैं, 22 लाए हैं। उसे एक और परीक्षा देनी होगी, और इसे पास करने के लिए उसे कुल मिलाकर 56 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। 50 में से 22 अंक वो लेकर आई है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसे पास करने के लिए कुल 56% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की थी, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। सिंपल सा है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि टोटल कितना चाहिए, पासिंग मार्क्स 56% चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया 50 टोटल हो गया, ये हो गया 75, उसका कितना निकालना है, 56% निकालना है। तो 50 और 75 जोड़ दीजिए, तो 50 और 75 कितना आया, 125 आ गया। इसका निकाल लीजिए कितना, 56%, ठीक है। तो इसका 56% हम निकालते हैं, तो ये आ जाता है लगभग आपका 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और ये हो जाएगा 14 चौको 56, 14 पंचे 70, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 70 आ गया। इसका मतलब दूसरी परीक्षा में उसको कितने अंक अर्जित करने होंगे, तो टोटल उसको तो 70 लाने हैं, 70 में से वो 22 ला चुकी है, तो उसको अभी कितने और लाने होंगे, तो 70 में से 22 माइनस करो, तो 48 उसको और अभी लेकर आने हैं। लेकिन ये अंक पूछा गया है, अब आपको यहाँ पर 48 पे टिक नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछ लिया यहाँ पर इसने, दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो टोटल परीक्षा कितने अंक की है, 75 की, कितने नंबर उसको लेके आने थे, 48 लेके आने थे, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 25 चौको 100, 25 पचे 25 तियाँ 75, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर 16 चौको 64, तो कितने परसेंट आ जाएगा आपका आंसर, 64% आ जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने तरीके से कैसे भी निकाल सकते हैं। 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर क्या होगा, तो सिंपल सा देखो यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं 1/1000 की, तो 1/1000 को हम क्या लिखते हैं, 10⁻³ जिसको हम बोलते हैं 0.001, यही तो बोलते हैं, है ना, 0.001। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या बोला गया है, 1/3000 है, तो 1/3 का मतलब पहले देख लो। तो 1/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आता जाता है, 0.3333 आता जाता है ना। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार आ जाता है, 0.3 पर बार आ जाता है। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 0.3 पर बार, अपॉन में भी 1000 है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.0003 पर बार हो जाएगा, ठीक है। फिर से मेंशन कर देती हूँ, 1/3 को आप निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 0.333, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार, ठीक है, 0.3 पर बार। अपॉन में अभी क्या है, नीचे 1000 है, 1000 का मतलब हम इसको क्या करेंगे, 3 डिजिट और लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो 3 डिजिट यहाँ से ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.003 पर बार, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर देखेंगे।
चार संख्याएं ए बी सी डी हैं, ऐसी हैं, इनका समग्र औसत दे रखा है 23, ए और बी का औसत दे रखा है, सी और डी का औसत निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान सा भी है, आप निकाल सकते हैं। तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, सिंपल सा देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 23 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 23 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 92 हो जाएगा, ये लिख दीजिए। ठीक है, ए और बी का औसत दे रखा है, तो यानी कि हम इस तरीके से तो निकालते हैं, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 19.5, ये तो लिखेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 19.5 का डबल करो आप, क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो अगर हम a प्लस बी की जगह पर 39 प्लेस कर दें तो c प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी। तो c प्लस डी हमारा कितना आ जाएगा, 92 में से 39 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 53। ठीक है, अब औसत पूछा है, ये तो इन दोनों का योग आ गया, लेकिन इसका औसत पूछा है, तो ये 2 डिजिट है, तो इसको क्या करोगे, 2 से भाग दे दो। तो जब 53 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 26.5, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो औसत निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन में जितनी उनकी संख्याएं, तो कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं, तो 4 से भाग देना था। ये किसके बराबर था, 23 के बराबर था। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके आप ए बी सी डी इन सब का योग निकाल लेना, फिर a प्लस बी का योग निकाल लेना, फिर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रख देना, c प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, औसत के लिए 2 से भाग दे देना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26.5। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद आप सभी को पता होगा, सत्य प्लस आग्रह, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है, कहते हैं ना श्री गणेश, यानी कि इसका मतलब क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो जब अंत करते हैं तो क्या बोलते हैं, इति सिद्धम या इतिश्री, तो इतिश्री क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए जिस तक ना पहुंचा जा सके। तो जिस तक नहीं पहुंचा जा सकता उसको क्या बोला जाता है, आगाम में। ठीक है, गाम में का मतलब होता है जाना, और आगाम में ना पहुंच पाना। ठीक है, तो आगाम में हो जाएगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, स्वदेश, अपराध, अध्याय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थापना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ की स्थापना हुई, हुई क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन वह अपने स्वदेश गया, उसने अपराध किया, उसने अध्याय पढ़ा, तो ये सभी में क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी कि पुल्लिंग आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पिसुन का समानार्थक शब्द क्या है। ठीक है, समानार्थक का मतलब होता है समान, तो पिसुन का मतलब होता है जो कोई चुगली करे, तो क्या बोलते हैं, चुगलखोर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नाउ 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश आ जाता है अब। ह्यूमन इज मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है एक तरीके से गतिमान। ठीक है, जो मनुष्य वो क्या करता है, गति करता है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो जब आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो मोर्टल का हो जाता है इमोर्टल, नॉट नहीं लगेगा, बहुत लोग इसको करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो मोर्टल का क्या होता है, विपरीत होता है इमोर्टल। तो नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, ह्यूमन इज इमोर्टल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। 2 years हैव पास्ड सिंस ही डैश हियर। ठीक है, हैज कम, कम, केम, हैड कम। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केम। 2 years हैव पास्ड सिंस ही केम हियर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ठीक है, उसने पूरे सप्ताह के लिए क्या रखा है, व्रत रखा है। फास्ट का मतलब यहाँ पर क्या रखा है, उसने उपवास रखा है। तो यहाँ पर जो फास्ट शब्द है, उपवास शब्द है, ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, यानी कि संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा है, यहाँ पर नाउन होता है। ठीक है, क्यों ऐसा इसको कहा गया, क्योंकि मेन वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है। ठीक है, सॉरी, जो फास्ट शब्द है अगर ये मेन वर्ब के बाद आता तो हम कहते हैं ये एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन किसी नाउन के पहले होने पर एडजेक्टिव। ठीक है, अगर नाउन से पहले आ जाता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, मेन वर्ब के बाद आता तो ये एडवर्ब हो जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप, फास्ट कहाँ पर आया है, दा के बाद आया है। ठीक है, तो दा का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, तो पर्टिकुलर जैसे आप बोलते हैं दा हिमालय, दा गंगा, तो यहाँ पर जब पर्टिकुलरली दा शब्द के साथ ये हुआ है तो ये हो जाएगा नाउन। ठीक है, समझ आ गया। पैसेज दिया हुआ है, इसके बेस पर आपको क्या करना है, आंसर्स करना है। 44 to 45 क्वेश्चंस करना है। अ लिटिल बॉय यूज्ड टू प्ले इन द शेड ऑफ अ ट्री। वन डे द बॉय सैट leaning against its trunk. He cried and sighed, I am hungry. Eat my fruit, said the kind tree, and it bent down one of its branches. The little boy had his fill of the fruit and felt satisfied. I think ये 4 या 5th की इंग्लिश में है ये। ठीक है, हाँ, ये
है तो किसी इंग्लिश में, क्योंकि मैंने क्लास दिया है बच्चों को तो इतना तो याद है कि है किसी में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। पेड़ बहुत ही अच्छा होता है बट वो बच्चा बहुत लालची होता है, तो हमेशा ये क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ों से मांगता रहता है, और जब वो खुद बूढ़ा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, तो वो पेड़ के सीधे सीधे जो उसकी नीचे की एकदम ये कहते हैं ना एकदम तना बचा हुआ होता है, उसी पर बैठकर वो आराम करता है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर हैं, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। जब उसको भूख लगती है तो बोलता है ईट माई fruit said the kind tree, and it bent down one of its branches. The little boy had his fill of the fruit and felt satisfied. Long year passed and the boy grew up. अब बहुत समय पास हो गया, लड़का बड़ा हो गया. Once again he sat under the tree with a look of dejection and hopelessness. What is it? The tree asked. My wedding day is hardly a week away and I have nowhere to live. ठीक है, तो बोला कि अब मेरी शादी होने वाली है बट मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो वो बोलता है कट डाउन, जो प्लांट होता है बोलता है कट डाउन माई ब्रांचेज एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस सेट द ट्री। पेड़ कहता है मेरे ब्रांचेस को काट लो और एक घर बनाओ। द यंग मैन सेट टू वर्क इमीडिएटली, और वो तुरंत ही अपना काम करने लग जाता है। टाइम पास्ट एंड नाउ द यंग मैन वाज अ सेलर। ठीक है, अब वो क्या है, एक सेलर बन गया है। एंड वंस अगेन ही सैट अंडर द ट्री विद अ लुक ऑफ रिमोर्स on his face. It again asked what the matter was. He pleaded, my captain is crude, so to survive I must own a ship. ठीक है, तो सेलर का मतलब क्या होता है, नाविक होता है। वो बोलता है कि जो मेरा मालिक है वो बहुत ही क्रूड है, मतलब निर्दयी है, तो मुझे अपना खुद का एक शिप चाहिए। कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप। ठीक है, वो बोलता है कि जो शाखाएं हैं, ट्रंक हैं, उसको कट कर दो और क्या करो, इससे एक शिप बना लो। द सेलर ग्रू ओल्ड बट वंस अगेन ही हिज face. It was cold and the sailor leaned on his stick trembling. Make a fire of me, said the stump of the tree. If soon burnt in the fire, softly humming a tune. ठीक है, तो बोलता है उसको ठंड लग रही होती है तो बोलता है कि काट कर आप लकड़ियाँ जला लो, इससे आपकी ठंड चली जाएगी, और वो ऐसा ही करता है। डिफाइन द फ्रेंडशिप दैट दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। किस टाइप की फ्रेंडशिप यहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। इट वॉज लाइफ लॉन्ग, इट वॉज अनसेल्फिश, इट वॉज वन साइडेड, इट वॉज फुलिश। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट वॉज ओके, इट वॉज अनसेल्फिश। ठीक है, कैसी स्टोरी थी, अनसेल्फिश है, तो इसका भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है द मेन क्वालिटीज ऑफ टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर। जो मेन क्वालिटी है वो क्या है, तो ऑप्शन से देखो इसको। वन इज इंटेलिजेंट, एनोदर इज फुलिश। ठीक है, वन इज डिमांडिंग, एनोदर फुल ऑफ मर्सी। बोथ आर फुलिश, बोथ ऑफ देन आर इंटेलिजेंट। देखो एक क्या है, हमेशा डिमांड कर रहा है इस स्टोरी में, और दूसरा क्या कर रहा है, उस पर दया खाकर हर चीज़ को देते जा रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या को चुनिए। ठीक है, क्या बोला, संबंधित अक्षरों से। जैसे जो टेडपोल होता है वो किसका बच्चा होता है, मेढक का। ठीक है, तो शावक किसका बच्चा होता है। ठीक है, तो बताइए आप किसका बच्चा होता है, सिंह का। ठीक है, तो सिंह के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं। यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जब पहली तारीख को सोमवार पड़ा है, ठीक है, तो अब 7वां ऐसे करते जाओ, है ना, तो 7 नेक्स्ट 7 डेज पे भी क्या होगा, सोमवार होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज पे भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो ऐसे ही देखो, तो ये 25 है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 1 नवंबर को तो सोमवार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि जो 22 नवंबर है, 1 नवंबर को तो सोमवार है। अब यहाँ से आपको काउंट करना है, हर 7वां दिन क्या होगा, सोमवार होगा। इसका मतलब इसमें 7 ऐड करो तो फिर क्या होगा, सोमवार होगा। फिर इसमें 7 ऐड करो तो क्या होगा, सोमवार होगा। फिर इसमें 7 ऐड करो तो क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, इसका मतलब 7 + 7 + 7 21 हो गया, +1 22 हो गया। तो 22 को भी क्या है, सोमवार है, तो 22 को सोमवार है, तो 25 को क्या होगा, तो 3 डे और बढ़ जाइए उसमें, है ना। तो मंगल बुध बृहस्पति, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में 1-2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। कथन दिया हुआ है यहाँ पर, कथन है आपका, भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। ये है कथन। तो निष्कर्ष क्या हुआ, इन्होंने दिया,
आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। ठीक है, तो बढ़ती हुई लोकप्रियता, तो लोकप्रिय नहीं है तो ये तो गलत हो गया। फिर पूछा भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं हैं, तो ये भी इस कथन में नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, B इज इक्वल टू क्या है 2। B कौन से पोजीशन पर आता है, 2 पर आता है। मैट की बात करो तो पोजीशन सबकी याद कर लेना, ठीक है। M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, T 20 पर आता है। इन सबको ऐड करो तो कितना आ गया, 34 आ गया। तो पूछ रहा है जॉगलेक्स किसके इक्वल होगा, तो जॉगलेक्स की जब बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यू रख के ऐड करते चले जाना है। तो जे कहाँ पर होता है, ई जो टी से जे याद रखना, जे कहाँ पर होता है, 10th पोजीशन पर होता है। ठीक है, ओ कौन से पोजीशन पर होता है, 15 पर। ई जो टी, ई जो टी, ठीक है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, इसको भी मैंने आप देखेंगे रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाकर, तो वहाँ पर करा रखा है, वहाँ से आप अच्छे से इसको समझकर कर सकते हैं। तो जे की वैल्यू हो गई 10, ओ कौन से पोजीशन पर है, 15 पर है। जी कौन से पोजीशन पर है, 7 पर है। एल कौन से पोजीशन पर है, 12 पर है। ई 5 पर है और एक्स किस पर है, 24 पर है। ऐड कर दो इन सबको, ये आ जाएगा आपका 25 और 7 32, 10 42, 2 44, 5 49 और ये हो जाएगा हाँ 73। ठीक है, तो कितना आगे ऐड करने पर 73, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 73। डायरेक्टली क्या करना, पोजीशंस उनकी ऐड कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ए का भाई एफ है, यानी ए का भाई कौन है, एफ है। ये तो भाई है, श्योर है। ए की लड़की सी है, ए की जो लड़की है वो कौन है, सी है, ये उसकी लड़की है। एफ की बहन के है, जो एफ है इसकी बहन कौन है, ये के इसकी बहन है। और सी का भाई जे है, जो ये सी है इसका भाई कौन है, ये जे है। जे का चाचा कौन हुआ, तो जे का चाचा कौन होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एफ ही होगा, क्योंकि के तो उसकी बुआ हो जाएगी। ए और एफ की बहन कौन है, के है, तो ए और एफ भाई भाई हुए, तो ए का बच्चे हो गए सी और जे, तो जे का चाचा कौन होगा, एफ होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने ब्लड रिलेशंस भी करा रखा है बहुत ही आसान तरीके से, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। बैग्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो बैग्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम न्यूयॉर्क में शुरू किया गया। 52 देखिए, किस राज्य की कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया। कम्युनिस्ट राजनीतिक नेता के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया, ये किस राज्य की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये केरल राज्य की थी। ठीक है, अम्मा वगैरह कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो थीम सबकी याद रख लेना है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस और ये जल विश्व ये वर्ल्ड वाटर डे था। ठीक है, और वन दिवस था, योगा दिवस था, इन सब की थीम आपको जरूर याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो याद रखना इसकी थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। हम क्या हैं, हम समाधान का हिस्सा हैं, ये थी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है, तो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की कौन निर्माण किया है, ये आपको याद रखना, बायोलॉजिकल ई यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल ई ने कॉर्बेवैक्स का निर्माण किया था, ये एक वैक्सीन है। वर्ल्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला किस देश में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा, चीन। H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से इंसान के संक्रमण का पहला मामला चीन में आया था। मौसम पूर्वानुमान के लिए फेंजन 4B नामक उपग्रह किस देश में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन में फेंजन 4B नामक सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किया गया मौसम के पहले से पूर्वानुमान लगाने के लिए चीन में। ठीक है, तो ये 56 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 57, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखना डेविड डियोप। ठीक है, डेविड डियोप। कैसे याद रखोगे, डोपिंग कहाँ पर होती है, ब्लड में होती है, तो ब्लड कैसी हो गई, ब्लैक हो जाती है, तो डेविड डियोप याद रखना कि डोपिंग करने से ब्लड ब्लैक हो जाता है। तो एट नाइट में ज़्यादातर सब लोग डोपिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो डेविड डियोप याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। ठीक है, तो 86वां स्थान था भ्रष्टाचार में। ठीक है,
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2020 में भारत का 86वां स्थान था। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मिशन नगरोदय, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश और माँ और ना, ठीक है, एम के बाद क्या आता है? एम एन आता है, तो मिशन नगरोदय, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो जो गुजरात है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं ना वो सब गुजरात में, जैसे कि वो मेगा मॉडल प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ वो भी गुजरात में, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, याद रखना कि जहाँ जो गुजरात अहमदाबाद में ही शुरू हुई हैं, ठीक है। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर है? गुजरात में स्थापित की जाएगी। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ठीक है, तो सदीर किसका प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। तो सदीर जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, यानी पहले इसको सदीर के नाम से जानते थे। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो डायना मंदिर जो है इसके लिए प्रसिद्ध स्थान इफेसस है। क्या है? इफेसस, ठीक है। कहते हैं ना सस गया, क्या हुआ? डायन को देखकर वो सस गया, इस तरीके से याद रखना, इफेसस डायना मंदिर, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। श्री श्री रविशंकर जो हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं, ठीक है। तो 63 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो देखो यहाँ पर हरभजन सिंह, यही तो सही नहीं है क्योंकि ये किसके हैं? क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह, यही सही नहीं है। बाकी साइना नेहवाल, ज्वाला गट्टा, ये दोनों बैडमिंटन से हैं, विराट कोहली क्रिकेट से हैं, तो मैचिंग किसकी सही नहीं है? वो हरभजन सिंह, कबड्डी इन्होंने मैच कर दिया, तो वो इनकरेक्ट है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 1 फरवरी को तटरक्षक। तो ये सभी 1, 2, 3, 4, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, एपिको आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एपिको आंदोलन पी हेगड़े ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने किया था। शांति घाटी आंदोलन, ठीक है, क्या मिलाया इन्होंने? बाबा आमटे, ठीक है। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये किसने किया था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये सुगाधा कुमारी के नेतृत्व में हुआ था। जो शांति घाटी आंदोलन था ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको किया था सुगाधा कुमारी, इनके नेतृत्व में ये किया गया था आंदोलन, ठीक है। सुगाधा कुमारी होना चाहिए था यहाँ पर। बाबा आमटे का संबंध किसका है? आनंद वन आश्रम से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो मिताक्षरा पुस्तक की बात हो रही है तो याद रखना विज्ञानेश्वर, किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो मिताक्षरा, तो कैसे याद रखेंगे? मित, है ना। मिथ हर चीज़ों में क्या है? मिथ है एक तरीके से, तो जो विज्ञान होता है उसमें क्या होता है? मिथ ही होता है हर चीज़ों में। तो विज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताक्षरा। सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है सेंटियागो? तो ये चिली की राजधानी है, ठीक है। तो कहते हैं ना सेंटी चिल मारे यार, ठीक है। तो सेंटियागो चिली, तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं तो सुधीर कप है, नारन कप है, चड्ढा कप है, अमृत दीवान कप, ये सभी भी क्या है? बैडमिंटन से ही होते हैं, ठीक है। और टेनिस, यहाँ पर अगर टेनिस की बात करें तो डेविड कप जो होता है, डेविस कप, वो टेनिस के लिए होता है, डेविस टेनिस, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेबल टेनिस की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्योलोन कप, यानी जो महिलाओं को दिया जाता है। और हॉकी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगा खां कप, इंदिरा गोल्ड कप, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपके हॉकी के लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट है 70, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक में, तो आपको पता ही होगा ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के प्रतीक में कुल कितने गोल वृत्त होते हैं? तो 5 गोल वृत्त होते हैं और आपस में ये कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इस तरीके से पता होगा, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, और आपस में ये जुड़े भी होते हैं। तो ये 5 रिंग होती हैं, 5 छल्ले होते हैं गोल तरीके से। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो काला है
वो ऑस्ट्रेलिया इन्होंने दिया है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि जो काला है वो अफ्रीका से है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो नीला है वो यूरोप का है, पीला एशिया का है, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया का है, लाल जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका का क्या है, लाल है, लेकिन अफ्रीका का क्या है, काला है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया दिया है, तो राइट ऑप्शन आपका यही होगा, यही गलत सुमेलित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, हरा होता है। देखो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आपको याद होगा तभी आप कर जाएंगे। ऐसे आसमानी है ना, आहा बैनी आहा पीनाला, तो वहाँ से याद रखना ऑस्ट्रेलिया का हरा ही होता है। नेक्स्ट 70 के बाद हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 से 80 देखेंगे, ये गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। कलाकार का अपना भाव बोध ही कला का मूल उपकरण है, अतः निर्मित का सिद्धांत अभिव्यक्ति को मूलतः भिन्न नहीं है, भेद केवल बलाबल का है। ठीक है, बलाबल मतलब बराबर का है। अभिव्यक्ति में केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है, छुपा रहता है। ठीक है, जो निर्मित है उसमें आत्म तत्व जो है छुपा रहता है और वस्तु तत्व उभर कर सामने आ जाता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर सौंदर्य चेतना का ही फल है, प्रकृति का नहीं। अनेक कला मर्मज्ञों ने सौंदर्य की सर्जना में कलाकार की तटस्थ दृष्टि को ही प्रमाण माना है। उनका स्पष्ट कथन है कि कला भाव का मोचन नहीं बल्कि भाव से पलायन है, अहम की अभिव्यक्ति नहीं वरन अहम का विसर्जन है। कृति कलाकार अपने रोग देश को व्यक्त करने के लिए, अपने अहंकार के परितोष के लिए कला की रचना नहीं वरन अपने राग दोष के परिष्कार के लिए, अहम से मुक्ति पाने के लिए कला की साधना करता है। अभिव्यक्ति सिद्धांत का है, इस स्थापत्य से कोई विरोध नहीं है। उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसके बेस पर आपको आंसर्स करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की बात हो रही है, तो अभिव्यक्ति सिद्धांत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके लिए बहुत ही उपयुक्त शीर्षक हो जाता है। कलाकार की कला का मूल उपकरण उसका क्या होता है, तो अभी तक अब हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, जो कलाकार है उसकी कला का मूल उपकरण क्या होता है, भाव बोध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली लाइन में आपको दिया है कलाकार का अपना भाव बोध ही कला का मूल उपकरण होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाव बोध। ठीक है, आपको आंसर यहीं से ही मिल जाएंगे। अभिव्यक्ति में आत्म तत्व माध्यम है और वस्तु तत्व गौण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु तत्व जो है वो क्या है, माध्यम है, जबकि जो आत्म तत्व है वो क्या है, प्रधान है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु तत्व माध्यम और आत्म तत्व जो है वो प्रधान। ये आपको दिया हुआ तीसरी लाइन में। ठीक है, दिख रहा है, तो वस्तु तत्व क्या है, माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान है। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर बी। अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौड़, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्व दृष्टि से सौंदर्य है चेतना का फल, प्रकृति का फल, रचना का स्वरूप या रचना का फूल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो चेतना का फल है वो तत्व दृष्टि से सौंदर्य है। दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, इसके बेस पर भी आपको 5 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पढ़ना है गद्यांश को। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमाणों से पता चलता है कि युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में लोगों की जागृति पैदा करने के लिए झंडों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए किसका, झंडों का उपयोग किया जाता था। भारतीय पुराण ऐसे प्रमाणों से भरे पड़े हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि झंडे को धार्मिक महत्व दिया जाता है। किसी देवी देवता के सम्मान में झंडारोहण करने का ध्वजादान कहते हैं और इसे एक पुण्य कार्य समझा जाता था। देवी पुराण में देवी दुर्गा के लिए ध्वजादान का विवरण है। इसी प्रकार अन्य पुराणों में दूसरे देवी देवताओं की ध्वजाओं के विवरण मिलते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु गरुड़ ध्वजा तथा भगवान शिव वृषभ ध्वजा के साथ चलते हैं। ठीक है, तो विष्णु जी किसके, गरुड़ ध्वजा, और भगवान शिव वृषभ ध्वजा के साथ चलते हैं। आज भी लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते समय माता का लाल ध्वज हाथ में लेकर ही मंदिर जाते हैं। यही नहीं, मनोकामना पूरी होने पर हनुमान जी के मंदिर पर झंडे का दान आज भी होता है। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है जिसके बेस पर आपको करने क्या है, आंसर्स। अभी और भी है, ऐसे भी प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बौद्ध लोग भी अपने आराधना स्थलों का संकेत देने के लिए तथा अपने धर्म के प्रचार के लिए झंडों का उपयोग करते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रचार के लिए उनके तीर्थस्थलों पर ध्वजा स्तंभ निर्मित कराए थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो धर्म चक्र अंकित है वह सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ की अनुकृति है।
जैन धर्म में भी अपने तीर्थ स्थानों पर झंडे फहराने की प्रथा थी। जैनियों आदि के पुराणों में अनेक ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि प्राचीन राजा मंदिरों में ध्वज दान किया करते थे। इस पुराण के अनुसार उन दिनों पाली ध्वजा किसी भी जैन मंदिर का अभिन्न अंग होती थी। कौन सी ध्वजा? पाली ध्वजा। जैन धर्म की ध्वजा में 5 रंग की केसरी, बसंती, श्वेत, हरी व काली समतल पट्टियां होती हैं। यह ध्वजा जैन पूजा स्थलों पर फहराता हुआ अब भी देखा जा सकता है। झंडों का उपयोग गुप्त काल के बाद भी किया जाता रहा है। परवर्ती भारतीय साहित्य से पता चलता है कि ईसा के बाद 10वीं शती में ध्वजा और पताका का अंतर मिट गया और ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, अब आंसर करने हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी प्रमाणों के अनुसार युद्ध काल में झंडों का उपयोग किया जाता था। शांति काल में, युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में झंडों का उपयोग किया जाता था। तो मैंने आपको इस पर जोर दिया था जब अभी पढ़ा रही थी पहले पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ पर देखो ये। ठीक है, तो युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता था? जागृति उत्पन्न करना। भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का कैसा महत्व? ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक, राजनीतिक या नैतिक? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धार्मिक महत्व है। ध्वजा दान कहते हैं पुरोहितों को झंडे का पैसा देना, पुरोहितों को झंडा देना, देवी देवताओं को सम्मान में ध्वजारोहण करना, साधु सन्यासियों को नया झंडा और वस्त्र देना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना। बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे शांति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने आराधना स्थलों का संकेत देने और धर्म के प्रचार के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि अपने आराधना स्थलों का संकेत देने और धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस, ये आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे जो कि आप बहुत आसानी से 10 नंबर गेन कर सकते हैं। नाउ 81 से 85 है, इसमें आपको क्या दिया होगा? इस तरीके से पाई चार्ट दिया होगा जिसके बेस पर आपको आंसर्स देने होंगे। ठीक है, ये SRK, SK, EK, HR और BD ये बॉलीवुड सितारे हैं, ये इनके परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला है SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वाले का अनुपात क्या है? ठीक है, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है? SRK और SK देखिए, तो यहाँ पर देखो SRK को पसंद करने वाले कितने हैं? 25% और SK को कितना है? 30%। तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 30। तो कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है, तो ये 5:6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5:6। दिया हुआ है कहीं? हाँ, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HR का समरूपी क्षेत्र कोण कौन सा है? ठीक है, HR का जो समरूपी या सेक्टर पूछा जा रहा है कि सेक्टर एंगल या सेक्टर कोण कौन सा होगा। ठीक है, तो HR का देख लो, तो HR का टोटल देखो कितना यहाँ पर दिया हुआ है? 20%। तो 20%, 20 डिवाइडेड बाय हम कितना करेंगे? 100% है ना, 20/100, क्योंकि 100 में से 20 किसका? HR का है। इसका एंगल निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20×5 100 हो जाएगा, 5×7 35, 5×2 10, तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। बहुत ही आसान है करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवार में 40 लोग हैं, क्या बोला? परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और BD को पसंद करने वालों के बीच अंतर बताएं। ठीक है, अभी देखो AK और BD को पसंद करने वाले लोगों के बीच में अंतर बताना है। AK कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, और BD यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो 5/100 कर देंगे। कुल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। तो निकाल दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अभिष्ट अंतर कितना हो जाएगा इसका? 2। ठीक है, कैसे निकालना पता है ना? दोनों का डिफरेंस निकाल के जितना भी दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। यदि HR को पसंद करने वाले लोग 80 हों तो SK तथा SR को पसंद करने वाले लोगों का योग बताओ। तो देखो HR हैं, SK और SRK हैं। HR कितना है? 20% है। ठीक है, HR कितना है? 20% है। उनके पसंद करने वाले कुल लोग कितने हैं? 80 हैं। तो ऐसे लिख दीजिए 80। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो 20% है वो किसके बराबर है? 80 के बराबर है। फिर पूछा गया है कि SK और SRK को पसंद करने वाले, तो SK और SRK को पसंद करने वाले कितने हैं ये भी देख लो। तो SK और SRK इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 55 है ना। तो 55 किसके बराबर होगा? निकाल सकते हो।
55% किसके बराबर होगा? x मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20x बराबर हो जाएगा 80 गुणे 55 के। ठीक है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा और 55 गुणे 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 220। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 220 इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में? यस, सी इज़ द राइट आंसर। 220 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है AK SRK तथा BD को पसंद करने वाले तथा HR तथा BD को पसंद करने वाले लोगों का अनुपात बताइए। तो इन तीनों को पसंद करने वाले, ठीक है, क्या बोला गया? AK SRK और BD को पसंद करने वाले। तो इनको पसंद कितना? इसका कितना है 15%, इसका कितना है 25%, इसका कितना है 10%। तो जोड़ लो, 25 और 15 कितना हो गया? 40, 10, 50। तो इनका कुल परसेंटेज कितना आ गया? 50% आ गया मिलाकर। और HR और BD को मिलाकर कुल कितना परसेंटेज आ रहा है? तो HR और BD का है 20 और 10। तो ये 20 है, ये 10 है, तो इन दोनों का परसेंटेज कितना आ गया? 30% आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 5:3, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है, निर्देश है 86 से 90 नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2011 से 16 सोयाबीन की आयात को दर्शाया गया है कुंटल में। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखाया गया है। ये है आयात और ये है वर्ष दिया हुआ है। दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्या है? ठीक है, औसत आयात पूछ लिया तो क्या करोगे? कुल कितने वर्ष दिए हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो काम आपका है इन सभी को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, इन सबको प्लस करके किससे भाग देंगे आप? 6 से भाग देंगे। ठीक है, जब आप इनको प्लस करेंगे इन सभी को तो ये आ जाएगा 2503 और इसको आपको क्या करना है? 6 से भाग देना है। तो जब आप इसको 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 417.16। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 417.16 से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन की आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कितना है? 120। ये कितना है? 340। ठीक है, कितना है? 120 और 340 है। तो दोनों का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा? 340 में से 120 घटाओ, कितना आ जाएगा? 220। अपॉन में कितना हो जाएगा? 120 गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर 4 तियाँ 12 कर दीजिए और ये हो जाएगा 25 चौको 100 और फिर 25 और 22 का गुणा कर दीजिए और इसको भाग दे दीजिए। 3 सत्ते 21 और 25 सत्ते 125 सत्ते, ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 175 तो ऑप्शन में लगभग आएगा 183। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप कट पिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 22 गुणे 25/3 करिएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात? दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपका कितने वर्षों में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन के औसत आयात से अधिक है। तो सोयाबीन का औसत आयात कितना निकाला था? अभी हमने ये निकाला था 417.16 निकाला था। ठीक है, और जो 2013 और 16 में आयात आया है, ठीक है, तो इसमें देखो 417 से ज़्यादा है क्या? 2013 और 16 में ये 417 से ज़्यादा हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में अधिक है औसत से। तो औसत से अधिक कितने वर्षों में है? 13 और 16 में, यानी कि 2 वर्षों में है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयात वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात का कितना प्रतिशत है? तो 2015 और 12 का पूछा जा रहा है। तो 15 का कितना है? देखो 390 है और 12 का कितना है? 12 का कितना है? 340 है। ठीक है, तो 390 बटे क्या कर दो? 340 गुणे 100 कर दो और सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 114.7। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सी। दिए गए वर्षों में सोयाबीन का आयात में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में रहा है? ठीक है, तो सबसे अधिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले का अंतर निकाला जाता है। जैसे इन दोनों में देखो तो कितने का? 220 का रहा है। फिर इन दोनों में देखो तो इसमें, फिर उसके बाद इसमें तो कमी हो गई, इसमें वृद्धि हुई तो ज़्यादा नहीं हुई इसमें। अब इन्हीं दोनों में ही देख लो। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 3 गया 368 आया। ठीक है, और इसमें आएगा 0 3 6 में 330। ठीक है, तो किस में ज़्यादा रहा है? तो ज़्यादा वृद्धि किस में रही है? 368 वाले में, यानी 2012 से 13 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, तो 13 में वृद्धि प्रतिशत ज़्यादा रहा है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कर लिए हैं। नेक्स्ट है
निम्न सारणी 3 शहरों बी के और एस लोगों की एक निश्चित संख्या की परिवहन वरीयताओं को दर्शाता है। जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये 3 शहर दिए हुए हैं बी के एस। ठीक है, साइकिल, टैक्सी, रिक्शा, बस, कार, ट्रेन, ये सभी दिया हुआ है, ये इनके परिवहनों की वरीयता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको करना है आपको सॉल्व। परिवहन का सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? ठीक है, परिवहन का सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला माध्यम, इन सबको सबसे पहले क्या करना है आपको ना, ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो किसका, इसका साइकिल का ऐड करिए, 150, 300, 400, 415 हो जाएगा ये। इसको ऐड करिए, 150, 300, 400 और ये 405 आ जाएगा। ये हो जाएगा 200 और 300। ठीक है, तो ये 300 आ जाएगा रिक्शा का। बस का आ जाएगा 375, इसका हो जाएगा 100, 200, 300 और ये हो जाएगा 400 कार का, है ना, 400 हो जाएगा कार का। और ट्रेन का हो जाएगा, ट्रेन का लगभग, हाँ जोड़ो, 145, 110, ये हो जाएगा 410। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका पूछा गया है? तो सबसे ज़्यादा 415 आ रहा है, तो साइकिल का। ठीक है, तो साइकिल सर्वाधिक पसंदीदा है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92, टैक्सी पसंद करने वाले और कार पसंद करने वाले लोगों के बीच का अंतर बताओ। तो टैक्सी कितने लोग पसंद कर रहे थे? तो टैक्सी पसंद कर रहे थे 405 लोग और कार पसंद कर रहे थे 400 लोग। इसका अंतर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेन और बस से यात्रा पसंद करने वाले लोगों की संख्या, टैक्सी और, तो पहले ट्रेन और बस का लिख लो। तो ट्रेन और बस का 375 प्लस कितना हो जाएगा? 375 और प्लस बस का है कितना आया था? 375 बस का हो गया, ट्रेन का आया था 410। जोड़ दो इनको, कितना आ गया ये? 5, 8 और 785 आ गया। ठीक है, और टैक्सी और कार, तो टैक्सी का कितना आया था? 405 और कार का आया था 400, तो ये हो जाएगा 805। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? -20 हो गया इनका अंतर। ठीक है, तो कितना होगा? 20 से कम। तो 20 से अधिक नहीं, देखो जब माइनस आंसर आ रहा है तो 20 से कम हो जाएगा। फिर रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत कम है? तो रिक्शा पसंद करने वाले लोग कितने हैं? तो कुल कितने थे? 300 लोग थे रिक्शा पसंद करने वाले, और बस पसंद करने वाले लोग कुल कितने थे? 375 थे। ठीक है, कितने थे? 375 थे। तो कह रहा है कि रिक्शा पसंद करने वाले बस पसंद करने वाले लोगों से कितना प्रतिशत कम है? तो 375 में से 300 को माइनस कर दीजिए अपॉन में जिसका पूछा जा रहा है, तो किसका? बस पसंद करने वाले से, तो इसको बेस कर दीजिए इंटू 100। तो 75/375 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो लगभग 20% आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर पूछा गया शहर के तथा शहर एस में परिवहन पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, तो के में कुल परिवहन कितना पसंद कर रहे हैं और एस में, तो के की अगर आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है कुल। ठीक है, ये है शहर के में, तो इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद आएगा ये लगभग 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 715। ठीक है, आई थिंक हाँ 775 आएगा। ठीक है, 775 आ गया। उसके बाद एस का देख लो कि कितना आएगा? 150, 300, 400, 500, 600, 700 और 755, 5, 80, 20, 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लगभग 780। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1555। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दिया हुआ है वर्षों, टेबल इसके आंकड़े देता है वर्षों से विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन किए हुए उम्मीदवारों की संख्या और उसमें से उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या ये दी हुई है। ठीक है, यानी कि ये वर्ष दिए हुए हैं, ये राज्य हैं, इसमें से कितने अप्लाई किए थे, कितने क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अपीयरिंग है कितने, कितने क्वालिफाइड किए हैं, ये है, यानी कि कितना अपीयर हुए थे, एग्जाम दिए थे और कितने उसमें से पास हुए हैं, ये है। तो फिर पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन, साल 2000 में सभी राज्यों से उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या 2001 में एक साल में सभी राज्यों से उम्मीदवारों के आवेदन की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है। तो किसका पूछा गया? 2000 में।
2000 में देखो कुल उम्मीदवार कितने हैं, इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 42,050। ठीक है, उसके बाद 2001 का कितना अपीयर हुए हैं इनको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 44,990। ठीक है, फिर इनका परसेंटेज निकाल लेना है तो 42,050 अपान में 44,990 गुणे 100 कर दीजिए तो ये लगभग आ जाएगा 93.46%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐड करके डिवाइड कर देना बस। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एम में उपस्थित उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है, उपस्थित की पूछा गया है। ठीक है, एम राज्य कौन सा है, ये वाला, तो इसमें उपस्थित रहे हैं जो 5200। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 8500, फिर क्या है 7400, फिर है 6800, फिर है 9500। कितने हो गए कुल 5, इन सबको जोड़कर 5 से भाग दीजिए। तो जब इनको आप जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 37,400, इसको 5 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 7,480। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित किस वर्षों में आर राज्य के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में से योग्य उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम प्रतिशत है। तो क्या पूछा जा रहा है समझिए इसको। निम्नलिखित किस वर्षों में आर राज्य के उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या, तो आर राज्य में सबसे पहले उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या देखो में से योग्य उम्मीदवारों की अधिकतम प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 1997 का निकालो। आर राज्य का कहाँ है, ये है, तो सबसे पहले 1997 का निकाल लो। तो 1997 का कैसे निकालोगे, 870 क्वालिफाइड हुए, टोटल कितने हैं 7800 गुणे 100 कर लो। ठीक है, इस तरीके से आर का हो गया ये 1997 का। फिर इसी तरीके से 1998 का 940 अपान में 7600 गुणे 100, फिर 1999 का 1350/98 गुणे 100, फिर 945/7600 गुणे 100, 885 गुणे 7990 इंटू 100। ठीक है, जब सबको सॉल्व कर लेंगे आप तो यहाँ पर सबके परसेंटेज आ जाएंगे। उसमें पूछा गया है कि अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष में रहा है। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिशत जो वो रहा है वो है आपका 1999। ठीक है, इसमें लगभग आएगा 13.775% सबसे अधिकतम आएगा, तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य पी से उम्मीदवारों के आवेदन की संख्या है। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य पी से उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो पी राज्य में जितने उम्मीदवार हैं सबको जोड़ दीजिए पी राज्य। ठीक है, तो उम्मीदवार केवल ये 6400, 8800, 7800, 8750 और 97,050, 9750 इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा लगभग 415 4,1500 आ जाएगा, सॉरी 41,500, 41,500 आ जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल 1998 में राज्य एन में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या साल 2000 में राज्य आर में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितनी प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एन राज्य में उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्या है किसमें 1998 में, वो कितने हैं, तो वो हैं आपके 1050। ठीक है, और 2020 में आर राज्य में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या है कितना 945। इनका परसेंटेज पूछा गया है तो दोनों का डिफरेंस अपान में क्या करो 945 कर दो गुणे 100। तो 1050 में से 945 घटाओगे, उसको 945 से भाग दो, लगभग आ जाएगा 11%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से आपको सब समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। थोड़ा सा स्पीड में कराया क्योंकि बहुत बड़ा है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, किसी भी से डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। बाकी रीजनिंग और साइंस वगैरह सब कुछ और पॉलिटी ज्योग्राफी सब अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से फटाफट सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।